नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बास्ते। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। तो अगले 1 घंटे तक हम दोनों आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स और लॉकडाउन तक की तस्वीर। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तमाम वो खबरें होंगी जहां पर राज्यवार स्थिति भी कोरोना को लेकर होगी। ये तेज मामले कैसे परेशान कर रहे हैं, लॉकडाउन 4 भी अब खत्म होने वाला है और ऐसे में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे क्या स्ट्रैटेजी सरकार की रह सकती है, इस पर जानकारी होगी। साथ ही आपको बताएंगे और दिखाएंगे कैसे पुलवामा में एक और आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। आईडी डिफ्यूज कर सुरक्षा बलों ने कैसे आतंकियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दिल्ली पुलिस पर कोरोना वायरस का जबरदस्त तरीके से प्रहार, एक और एसएचओ वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये पूरी रिपोर्ट आगे होगी। साथ ही 1 और 11 में बात होगी क्वारंटीन सेंटर की, जहां पर किस तरह के हालात इस वक्त हैं, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही क्वारंटीन सेंटर जाकर इसका जायजा लिया। कोरोना संकट के बीच टिड्डी ने भी कई राज्यों पर तीखे हमले किए हैं। फसलें चौपट हो गई हैं। टिड्डियों के इस खतरे को लेकर भी खबर होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं 100 खबरों के साथ। पुलवामा में फरवरी 2019 जैसे बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम। विस्फोटकों से लदी सेंट्रो कार में थी धमाके की तैयारी। पुलवामा की राजपुरा रोड पर की गई थी विस्फोटकों से लदी कार। सेना ने आसपास के इलाके को खाली करवाकर सुरक्षित तरीके से किया कार में धमाका। कोई हताहत नहीं। कार में लगाई गई थी 2 व्हीलर की फर्जी नंबर प्लेट। कठुआ के एक शख्स के नाम पर दर्ज है 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा बलों को 4 से 5 दिन पहले मिल गई थी हमले की जानकारी। ऐन मौके पर कार को तलाशकर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा। विस्फोटकों को डिफ्यूज करने के दौरान दूर तक सूना किया गया इलाका। कई घरों के शीशे टूटे। एनआईए को सौंपी गई मामले की जांच। 24 घंटे में देश में कोरोना से 194 लोगों की गई जान। मौत का आंकड़ा 4531 तक पहुंचा। देश भर में कोरोना के कुल 1,58,333 मामले। बीते 24 घंटे में सामने आए 6,566 नए केस। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की तादाद भी बढ़ी। अब तक 67,691 मरीज ठीक हुए। दुनिया भर में कोरोना के मामले 56 लाख से ज्यादा। अब तक 3,48,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश भर में महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा खराब। कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले। अब तक करीब 57,000 मामले। महाराष्ट्र में पहली बार 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक कुल 1,897 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में 24 घंटे में 32 मरीजों की मौत। मुंबई में मौत का आंकड़ा 1,097 पर पहुंचा। मुंबई में अब तक 34,018 मामले। 24 घंटे में सामने आए 1,044 नए मरीज। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले। 24 घंटे में 646 नए मरीज। अब तक 17,700 से ज्यादा केस। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 361 नए मरीज। कुल 14,800 से ज्यादा मामले। अब तक 915 लोगों की मौत। मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे 180 प्रवासी मजदूर घर वापसी और पहली हवाई यात्रा पर खुशी जताई। मजदूरों ने एयर एशिया फ्लाइट से किया मुंबई से रांची का सफर। मुंबई में छात्रों के ग्रुप ने पैसे जुटाकर की मदद। रांची के कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में हंगामा। कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर धरना। डीजीपी ने खुद आकर लोगों को समझाया। हरियाणा के झज्जर में विदेश से लौटे 17 लोगों में से 4 मिले कोरोना पॉजिटिव। होटल में थे क्वारंटीन। फिरोजाबाद के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव शख्स का हंगामा। गार्ड को पीटकर मौके पर बुलाई गई पुलिस। यूपी में क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की खबरों पर सीएम योगी ने कसा शिकंजा। लखनऊ में खुद एक क्वारंटीन सेंटर की जांच की। लखनऊ में मुस्लिम महिला मिशन कोरोना खात्मा। घूम घूमकर धार्मिक स्थल गलियों घरों को कर रही हैं सैनिटाइज। कैमूर में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। खराब खाने और अव्यवस्था की शिकायत। गाजियाबाद में गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर सुबह से लगा जाम। पुलिस कर रही है चेकिंग। दिल्ली के सुभाष नगर में एक घर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। मोहल्ले को किया गया सील। मुंबई के मरीन ड्राइव पर होटल फॉर्चून में लगी आग पर काबू। सभी 25 डॉक्टरों को सुरक्षित निकाला गया। दमकल विभाग ने 5 डॉक्टर्स को सीढ़ी की मदद से निकाला। रेस्क्यू के बाद ट्राइडेंट होटल में किया गया शिफ्ट। रायपुर में स्टेशन के पास एक होटल में आग।
आसपास की दुकानें भी चपेट में। पूर्वी दिल्ली के खिचड़ीपुर में BSES के खंभे में लगी आग, आसपास के घरों में फैला धुआं। घर के अंदर फंसी महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू, आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलें। नोएडा के कमिश्नर आलोक सिंह और DM सुहास LY ने किया कंटेनमेंट जोन का दौरा, लोगों से घरों में रहने की अपील की। अधिकारियों ने दिया भरोसा, डोर टू डोर डिलीवरी की सुविधा का करें इस्तेमाल। एक मरीज होने पर 250 मीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में। नोएडा में अब तक 366 कोरोना के मामले, 108 एक्टिव केस, 253 लोग हुए स्वस्थ। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में आए 10 नए मरीज, जिले में अब तक 245 कोरोना केस। गाजियाबाद में इस वक्त है 19 हॉटस्पॉट, एक्टिव केसेस की संख्या 44। NDMC के जॉइंट डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव, शहीद भगत सिंह प्लेस को 48 घंटे के लिए किया गया सील। दिल्ली पुलिस में भी कोरोना का कहर, अब तक करीब 400 पुलिस वाले पॉजिटिव। 1000 पुलिसकर्मियों को किया गया है क्वारंटीन। हर थाने को हर दिन सैनिटाइज करने के आदेश, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल मार्केट सदर बाजार को खोलने की मांग, सीएम से लगाई गई गुहार। व्यापारियों की अपील, 2 महीने से बंद है सदर बाजार, करोड़ों का नुकसान, मजदूर बेरोजगार। बिहार के मधुबनी में क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत, पुणे से आया था मजदूर। क्वारंटीन सेंटर में 7 दिन रखने के बाद मजदूरों को बिना मेडिकल जांच के भगाने का आरोप, प्रवासियों ने खराब व्यवस्था के विरोध में की सड़क जाम। बिहार के कटिहार में स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर तनाव, गांव वालों ने की पिटाई, मजदूरों ने किया सड़क जाम। कोरोना संकट पर सरकार के खिलाफ RLSP नेता उपेंद्र कुशवाहा का धरना, कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर जताया विरोध। यूपी के गोंडा में अस्पताल में जुटी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की नसीहत देने पर गार्ड के साथ मारपीट। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार थाने के SHO राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव, थाने में मचा हड़कंप। बरेली शहर में रामपुर गार्डन बना हॉटस्पॉट, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव। बरेली में अब तक 10 हॉटस्पॉट, अब तक 43 लोग कोरोना पॉजिटिव। अगरतला में महाराष्ट्र से लौटे 18 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव, सरकार ने सभी 1154 लोगों को टेस्ट कराने के दिए आदेश। महाराष्ट्र से पश्चिमी मिदनापुर लौट रहे एक प्रवासी मजदूर की बस में मौत, बस में सफर कर रहे थे 35 मजदूर। कपूरथला में अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे करीब 150 किसान, कहा सरकार चाहे तो जेल भेज दे। कोरोना संकट के बीच मास्क की बढ़ी मांग, लुधियाना में बन रहे हैं डिजाइनर मास्क। भोपाल में खुल गए बाजार, सरकार की गाइडलाइन के तहत हर सामान के लिए अलग अलग दिन तय। हिमाचल के सोलन में उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की गाइडलाइंस, निजी स्कूलों में ले सकेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक, जबरन फीस दिए जाने पर जताई नाराजगी। बिहार के बाढ़ में कोरोना को 18 लोगों ने दी मात, 5 बच्चे भी बीमारी से हुए स्वस्थ। इंदौर में 54 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर घर लौटे, स्वास्थ्य कर्मियों की उतारी गई आरती। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दूल्हा समेत 95 लोग किए गए क्वारंटीन, एक रिश्तेदार निकल आया था कोरोना पॉजिटिव। सूरत से 1600 श्रमिकों को लेकर आज 5वीं श्रमिक स्पेशल ट्रेन चित्रकूट पहुंची, स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान भीड़ दिखी। यूपी के अमरोहा से सीतापुर के लिए निकले 7 बच्चे पहुंच गए मुरादाबाद, पुलिस ने शेल्टर होम में भेजा। पटना में पुल बनाने के दौरान JCB से फिसलकर गिरा एक पत्थर, नीचे दब गए 3 बच्चों की मौत। मध्य प्रदेश के रतलाम में लॉकडाउन में भाई बहनों ने मिलकर बनाई 22,000 ईंटें, पक्के मकान के लिए पिता से किया था वादा। PM आवास योजना के लिए पंचायत में किया था आवेदन, लेकिन नहीं मिली मंजूरी, अब अगली फसल से मकान बनाने का खरीदेंगे बाकी सामान। मध्य प्रदेश के कटनी में टिड्डियों का हमला, फसल चौपट होने से घबराए किसान। आजमगढ़ में तैनात महिला कांस्टेबल ने आगे बढ़ाई अपनी शादी की तारीख, कोरोना संकट के दौरान कर रही है ड्यूटी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिल्ली में पालम में कल 47 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किया तापमान। हरियाणा में कई जगहों पर सातवें आसमान पर सूरज, हिसार में 48 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम तापमान। कोलकाता में फिर से आई तेज आंधी, कल देर रात तक हुई बारिश। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आंधी और तेज बारिश, बिजली गिरने से एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पीने के पानी का संकट, 3 किलोमीटर पैदल चलकर लाते हैं पानी। राजस्थान में चढ़ते पारे और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने ढाया सितम, बूंदी और चूरू में 50 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम तापमान। ओडिशा में भीषण गर्मी का कहर, 14 जिलों में रिकॉर्ड किया गया 40 डिग्री से ज्यादा तापमान।
उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी का सितम, गर्म हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। कई जगह पर 45 के पार पहुंचा तापमान। असम के 7 जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की तबाही, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। त्रिपुरा में भी भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, कई इलाकों में तेज तूफान और जल जमाव की वजह से बिजली ठप। दिल्ली से चलकर हाथरस पहुंची श्रमिक स्पेशल में परेशान दिखे मजदूर, खाने पानी का बंदोबस्त नहीं होने का आरोप लगाया। कोलकाता से घरेलू उड़ान सेवा बहाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने के लिए सुबह यात्रियों की दिखी कतार। यूपी के फतेहपुर में दुकानों में चोरी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार, लॉकडाउन के सन्नाटे का फायदा उठाकर वारदात को दे रहे थे अंजाम। देवबंद में गन्ने से भरा ट्रक 2 मासूम भाइयों पर पलटा, एक भाई की मौत, दूसरे की बचाई गई जान। मध्य प्रदेश में पन्ना में टिड्डी दल का आतंक, प्रशासन ने गाड़ियों के सायरन से की भगाने की कोशिश। तो देखिए, देश इस वक्त कोरोना की जंग लड़ रहा है, लेकिन इस बीच भी आतंकी अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने खून खराबे की एक और साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। आतंकवादियों ने एक सेंट्रो कार में आईडी लगाकर ब्लास्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने साजिश को ध्वस्त कर दिया। आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। बारूद से लदी हुई थी ये कार, लेकिन इस कार की नंबर प्लेट पर 2 व्हीलर का नंबर था। सुरक्षा बलों को देखते ही जो ड्राइवर इस कार में मौजूद था वो फरार हो गया, लेकिन आईडी को ध्वस्त किया गया और जो जबरदस्त धमाका हुआ वो देखिए। लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलवामा में जिस तरह का हमला इससे पहले हुआ है, क्या वैसी ही कोई साजिश एक बार फिर से प्लान की गई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। शुजा उल हक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, आप सुबह से ही इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अब एनआईए को जांच सौंप दी गई है, क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुराग हैं जिसको लेकर आगे अब एनआईए बढ़ेगा और जांच पूरी करेगा? शुजा। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना है। जैसा हम सुबह से ही बता रहे हैं कि सुरक्षा बलों को लगातार पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ के इनपुट्स आ रहे थे कि ऐसा कार ब्लास्ट होने की आशंका है। तभी जैसे कि आप सुबह से ही डीजी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह को भी सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि पिछले कुछ दिनों से नाके और अलर्टनेस जो है ज़मीन पर इन इलाकों में बढ़ा दी गई थी, और उसी का नतीजा ये निकला कि कल रात को जब ये गाड़ी इस पुलवामा के इस इलाके में पहुंची तो उसको रोका गया और इंटरसेप्ट करते ही कुछ गोलियां भी चली, लेकिन जो वाहन चालक था वो भागने में कामयाब हो गया। अब इस वक्त इस बात की तो पुष्टि हो गई है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब इस साजिश के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं उसको देखने के लिए जांच एजेंसियां काम करेंगी, और अगर एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने क्षेत्र में लिया है तो साफ है कि उनका फोकस इसी चीज पे रहेगा कि उन सब लोगों को सामने लाएं जो इस पूरी साजिश के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए, जिस तरीके का पुलवामा का ब्लास्ट हुआ था और उसी तरीके की मोडस ऑपरेंडी इसमें भी लगता है की गई थी कि कार में काफी सारी मात्रा में आईडी और बाकी एक्सप्लोजिव्स लदे हुए थे। क्या उनका निशाना था, किस तरीके से ये आगे बढ़ने वाले थे, ये सब चीजें जांच के विषय होने वाली हैं आगे से। तो अब इसका इंतजार करना होगा कि कैसे इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में आप देखिए, ये एक स्केच हमने बनाया है आपको समझाने के लिए कि ये पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे कैसे यहाँ तक जो है सुरक्षा बल पहुंचे हैं। ये देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, सेंट्रो कार थी जिसमें नंबर लगा हुआ था एक 2 व्हीलर का।
जांच इससे पहले, क्योंकि खुफिया विभाग की तरफ से इनपुट्स मिल रहे थे सुरक्षा एजेंसियों को, जिस बात की जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे, पिछले 3 दिन से खुफिया तंत्र इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव था और जैसे ही सूचना मिली कि कुछ गड़बड़ है यहां पर, सुरक्षा बल वहां तक पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही चालक फरार हो गया। और इस गाड़ी में जो ये आईईडी बरामद हुआ भारी मात्रा में, और उसके बाद इसे ब्लास्ट करके ही नष्ट किया गया। शुजा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुजा, कितनी मात्रा बताई जा रही है इस आईडी की, क्योंकि जो अपुष्ट खबरें हैं उसे मालूम चल रहा है कि 40 किलो से भी ज्यादा ये आईडी हो सकता है, और साथ ही क्या टारगेट था इस कार का, इस बारे में कोई इनपुट्स मिले? देखिए, अभी तक ये भी एक जांच का ही विषय बना रहेगा कि कितनी मात्रा में आईडी इसमें था, कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें जो तथ्यों के हिसाब से सामने आई हैं, एक पूरा बड़ा बैरल इस गाड़ी की डिक्की में भरा हुआ था, जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के एक्सप्लोजिव्स बताए जा रहे थे कि मौजूद थे। अब ये कहाँ से आए थे, किस तरीके से वहाँ पहुँचे थे, गाड़ी कहाँ से आई थी, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये सब जैसे मैं बता रहा था कि जांच का विषय होगा। अगर एनआईए जैसी एजेंसी इस पूरे मामले को उठाती है तो साफ है कि इसकी जो सीरियसनेस है वो भी खुद में देखने के लिए सामने आ रही है। डीजी पुलिस ने खुद ही कहा है, आज सुबह से कहते रहे हैं कि एनआईए जैसी एजेंसी इस पूरे मामले को अपने जांच के क्षेत्र में लेनी चाहिए। तो उससे साफ ही जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जैसे मैं पहले बता रहा था, इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हो सकते हैं और उनको सामने लाने के लिए जांच एजेंसियों को कोशिश करनी पड़ेगी। शुजा, जिस इलाके में ये गाड़ी बरामद हुई, हम समझना चाहेंगे कि वो कैसा एरिया, लेकिन उससे पहले डीजीपी ने क्या कहा है, एक बार ये सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। चेकिंग करते थे। कल की रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार, जिसमें आईडीज तैयार होकर के रखी हुई हैं, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया, और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। हमारे लोग क्योंकि आईडी की वजह से सड़क से थोड़ा फासले पर तैनात थे और बिल्कुल करीब उसमें नहीं थे, जब इशारा किया नहीं रुकी, उन्होंने कुछ राउंड गाड़ी की तरफ फायर किए, मगर फिर भी गाड़ी चलती रही और कुछ फासले पर जाकर के गाड़ी को छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। उसके बाद कार के जब करीब पहुंचे तो ड्राइवर तब तक अंधेरे में भाग चुका था, मगर गाड़ी के अंदर जब देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा ड्रम एक भर करके एक्सप्लोजिव का लगा हुआ दिखाई दे रहा था, और भी उसमें कुछ अच्छी तरह का। मुंबई में कोरोना काल के इस वक्त में डॉक्टर्स की कमी हो रही है। महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से यहाँ डॉक्टर पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी डॉक्टर्स भेजने की मांग की जा रही है। ऐसे में अगर तकनीक की मदद लेकर कम डॉक्टर्स के जरिए कैसे ज्यादा मरीजों की देखभाल हो, एक कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में ये प्रयोग हुआ। देखिए तनुश्री पांडे की रिपोर्ट। मुंबई के वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया को आइसोलेशन फैसिलिटी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ 600 बेड के साथ रिसर्च और डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, लेकिन यहाँ की खासियत है कि डॉक्टर यहाँ रिमोट के जरिए मरीजों की देखरेख कर रहे हैं। रिमोट सिस्टम से 20 डॉक्टर करीब 300 मरीजों पर निगाह रख रहे हैं। पहली बार इस तरीके के एक रिमोट सर्वेलेंस का, रिमोट मास सर्वेलेंस का इंतजाम किया गया है, जिससे कहीं पे भी डॉक्टर्स बैठे हों वो पेशेंट्स को इस सर्वेलेंस के थ्रू मॉनिटर करते रह सकते हैं। सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीज ही नहीं, यहाँ पर उन लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है जिनका स्वाब टेस्ट तो नेगेटिव आया है, लेकिन वो वायरस के कैरियर हो सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया एक मोबाइल बस के अंदर होती है। ये एक एक्सरे की मशीन आप देख सकते हैं यहाँ लगाई गई है। इस एक्सरे मशीन से डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो एक्सरे में, आपके एक्सरे में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स उस चीज का पता लगा सकते हैं। सैनिटाइजर की बोतल, 2 डॉक्टर्स जो पूरी तरीके से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको पीपीई कहा जाता है यहाँ बैठेंगे, और उस तरफ जो वर्कर्स रहेंगे वो सिंपली उस तरफ रहकर कॉन्टैक्टलेस तरीके से इसमें हाथ डाल के स्वैब टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से एक पेशेंट का। And for mass surveillance,
This is one of the cheapest and best modalities. यहाँ के डॉक्टर खुद 2 महीने से घर नहीं गए। इनका मानना है कि अब कोरोना से सिर्फ मरीज ही नहीं, मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी बचाना है। इसमें से कोई भी एक लड़का या लड़की जो डॉक्टर हो, सिस्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, हमारे साथ में जो जुड़े हैं, वो ऐसा नहीं है कि जो पेमेंट के लिए यहाँ आए हैं या कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव आया है कि आपको इतने दिन काम करना ही पड़ेगा, 15 दिन, उसके लिए नहीं आए। ये अंदर के आवाज सुन के आए हैं। मुंबई में हेल्थ वर्कर्स की कमी के बीच अगर रिमोट से केयर का ये प्रयोग सफल होता है तो डॉक्टरों और अस्पतालों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक। मुंबई के एक होटल में रह रहे 28 डॉक्टर्स को रेस्क्यू किया गया है। रात करीब 9 बजे यहां पर आग लग गई थी। रेस्क्यू के बाद डॉक्टर्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। मुंबई के मरीन लाइंस में रात को यूं बीच सड़क पर बदहवास खड़े इन लोगों के लिए ये किसी डरावने ख्वाब जैसा था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये मुंबई के मरीन लाइंस का एक होटल है जो आग में जल रहा है। दरअसल रात के करीब 9 बजे होटल में आग लग गई थी। अचानक जब धुएं से घुटन हुई तो अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर इनकी मदद के लिए तुरंत स्थानीय लोग पहुंचे और ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन चौथी मंजिल पर 3 से 4 डॉक्टर फंसे रह गए थे। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने क्रेन की मदद से उन डॉक्टरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। यहाँ के जो लोकल पीपल है वो दे गैदर्ड हियर और उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की। दे कॉल्ड द फायर ब्रिगेड एंड दे केम एंड दे स्टार्टेड देयर वर्क। अराउंड हमारे 20 से 25 लोग रेस्क्यू हो गए थे, बट जो बचे हुए लोग थे 3-4 लोग जो अटक गए थे ऊपर के फ्लोर्स पे, जो नीचे नहीं आ पा रहे थे, उनको फायर ब्रिगेड ने बचाया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक होटल के अंदर की सीढ़ी में आग लगी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। साथ ही धुआं भी काफी हो रहा था। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हालांकि समय रहते आग को काबू कर लिया। मुंबई के मरीन लाइन स्थित इस फॉर्च्यून होटल में जेजे अस्पताल के करीब 40 डॉक्टर रह रहे हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त 12 डॉक्टर नाइट शिफ्ट के लिए अस्पताल गए थे। इस हादसे के बाद सभी डॉक्टरों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। एजाज खान, मुंबई आज तक। बिहार के क्वारंटीन सेंटर की बात करेंगे जहां पर एक शख्स अकेले ही 8 से 10 लोगों का खाना खा रहा है। बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में इन सज्जन की भूख ने तहलका मचा रखा है। इनके डाइट चार्ट का अध्ययन आगे करेंगे। पहले इनसे परिचय हो जाए। नाम है अनूप ओझा और फिलहाल बक्सर के सेंटर में भरपेट अपने दिन काट रहे हैं। सुबह से दोपहर, शाम और रात तक ये अपने खाने के कार्यक्रम में मशगूल रहते हैं। अनूप की भूख ऐसी है कि कई लोगों का खाना अकेले अपने दम पर गटक जा रहे हैं। लोग भूखे ना रह जाएं, इसके लिए बेचारे रसोइयों को बार बार हांडी चढ़ानी पड़ती है। खैर, जरा देखिए इनके खाने पीने का पूरा लेखा जोखा। सुबह के नाश्ते में 40 रोटी और सब्जी, खाने में कई प्लेट चावल दाल सब्जी। एक दिन में 60 लिट्टी पर हाथ साफ किया। कैंप में अकेले 10 लोगों का खाना खा गए। इनके खाने पीने की ख्याति कैंप की दीवारों से बाहर निकलकर फैल चुकी है और ये साहब खुद जानते हैं कि वो खाने पीने में कितने उस्ताद हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने कार में रखा आईईडी डिफ्यूज किया। सेंट्रो कार में रखा गया था बारूद। सुरक्षा बलों ने प्लानिंग के साथ किया डिफ्यूज। तेज धमाके की वजह से आसपास के घरों को पहुंचा नुकसान। हमले को किया गया नाकाम। आज तक से बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, बारूद लदी कार को दूसरी जगह भेजा जा रहा था। एनआईए को सौंपी गई साजिश की जांच। घटनास्थल का दौरा करेगी टीम। कैबिनेट सचिव की राज्यों संग बैठक 31 मई के बाद की रणनीति पर होगा विचार।
यूपी में क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की खबरों पर सीएम योगी सरकार ने लिया संज्ञान। लखनऊ में खुद एक क्वारंटीन सेंटर में जांच के लिए पहुंचे। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं का मिशन कोरोना का खात्मा। घूम घूम कर धार्मिक स्थलों, गलियों, घरों को कर रही हैं सैनिटाइज। कैमूर में क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा, खराब खाने और अव्यवस्था की शिकायत। गाजियाबाद में गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर सुबह से लगा जाम, पुलिस कर रही है चेकिंग। चौबीस घंटे में कोरोना से देश भर में 194 लोगों की मौत का आंकड़ा 4500 पार। देश भर में कोरोना के कुल केस 1,58,000 के पार। बीते 24 घंटे में सामने आए 6500 से ज्यादा केस। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की तादाद भी बढ़ी, अब तक 67,000 से ज्यादा ठीक हुए। देश में महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले, अब तक करीब 57,000 मामले। दुनिया भर में कोरोना के मामले 56 लाख से ज्यादा, अब तक 3 लाख से ज्यादा की मौत। मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे 180 प्रवासी मजदूर। घर वापसी और पहली हवाई यात्रा पर जताई खुशी। मजदूरों ने एयर एशिया फ्लाइट से किया मुंबई से रांची तक का सफर। मुंबई में छात्रों के ग्रुप ने पैसे जुटाकर की है मदद। रांची के कोरोना हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में हंगामा, कंटेनमेंट जोन हटाने को लेकर धरना। डीजीपी ने खुद आकर लोगों को समझाया। हरियाणा के झज्जर में विदेश से लौटे 17 लोगों में से 4 मिले कोरोना पॉजिटिव, होटल में थे क्वारंटीन। फिरोजाबाद के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव शख्स का हंगामा, गार्ड को पीटा, मौके पर बुलाई गई पुलिस। पटना में पुल बनाने के दौरान जेसीबी से फिसलकर गिरा एक पत्थर, नीचे खेल रहे 3 बच्चों की दबने से मौत। मध्य प्रदेश की कटनी में टिड्डियों का हमला, फसल चौपट होने से घबराए किसान। अमेरिका के स्पेस एक्स मिशन पर मौसम ने फेरा पानी, लॉन्चिंग से ठीक 17 मिनट पहले रोकना पड़ा मिशन। रूस के कोस्ट्रोमा शहर के एक सैलून में लगातार 48 घंटे हेयर कटिंग का कारनामा, 90 लोगों के काटे गए बाल। सैलून में काम करने वाले ने किया कारनामा, लोगों ने किया स्वागत, जमकर बजी तालियां। और एक बार फिर पुलवामा से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, क्योंकि आतंकियों ने एक बार फिर पुलवामा जैसी साजिश को अंजाम देने की हिमाकत की है। आतंकियों ने एक सैंट्रो कार को विस्फोटक से भर दिया और एक बड़े आतंकी प्लान को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया। आईईडी को डिफ्यूज कर आतंकी साजिश पर पानी फेर दिया। कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा जैसी आतंकी साजिश नाकाम। आईईडी डिफ्यूज, टेरर प्लान नेस्तनाबूद। ये कार नहीं, तबाही का बड़ा हथियार थी, जिसे चीथड़े चीथड़े कर दिया गया। इसी सैंट्रो कार में आतंकी विस्फोटक भरकर लाए थे, लेकिन सुरक्षा बलों को साजिश का पता चल गया और कार समेत आतंकियों की पूरी प्लानिंग मटियामेट कर दी गई। जरा फिर से इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस कार पर 2 व्हीलर का नंबर लगा था, यानी फर्जी नंबर लगाकर आतंकी विस्फोट करने आए थे और कार के भीतर रखे इस ड्रम में विस्फोटक भरा था। सोचिए, अगर सुरक्षा बलों को समय पर रहते साजिश का पता नहीं चल पाता तो क्या होता। सुरक्षा बलों को जैसे ही इस कार की खबर मिली, वो एक्शन में आ गए। कार में फिट किए गए आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। बचाव में इस ऑपरेशन में कार की तो चिंदियां उड़ गईं, लेकिन साथ ही आतंकियों का मंसूबा भी जमींदोज हो गया। की रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सैंट्रो कार, जिसमें आईडीज तैयार होकर के रखी हुई हैं, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया और रात को 11-12 बजे के बीच में
एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। ये वही पुलवामा है जहां फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में 45 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा में तबाही की साजिश की, लेकिन इसे तहस नहस कर दिया गया। पुलिस अब इस जांच में लगी हुई है कि इस कार का मालिक कौन है, इस कार को कहां से लाया गया है और इसमें ब्लास्ट रखने के पीछे कौन सा संगठन है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अब आपको दिखा देते हैं कि दरअसल इस अटैक की प्लानिंग को पुलवामा पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है। कौन सी ऐसी बातें थी पिछले साल के पुलवामा अटैक में और इस साल जो ये साजिश को नाकाम किया गया उसमें क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं। 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती हमला किया गया था, सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था और आज जो ये कार में आईडी पाया गया है इसमें भी कार में ही काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 45 सुरक्षा कर्मियों की 2019 में जान गई थी, लेकिन आज वक्त रहते इस कार को पकड़ लिया गया है। हालांकि जो 2019 का अगर मामला देखें तो उसमें ये साजिश आतंकियों की कामयाब रही थी। सीआरपीएफ को टारगेट किया गया था, 46 जवानों की जान गई थी, माफ कीजिएगा 45 सुरक्षा कर्मियों की जान गई थी और इस बार भी सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हमला टल गया है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने इस पर एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। जिले के ऐनगुंड गांव में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आज सवेरे यहां पर बारूद से भरी एक कार को लाया गया था और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन पुलिस को समय रहते खबर मिली और एंटी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड घटना स्थल पर भेजा गया और गाड़ी को विस्फोट के साथ तबाह किया गया। पुलिस का कहना है कि उनके पास खबर मिली थी कि आतंकियों की तरफ से एक साजिश रची जा रही है, जिसमें पुलवामा 2 के तहत जिस अंदाज से सीआरपीएफ पर हमला हुआ था उसी तरह सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी। लेकिन उनके पास खबर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो सुरक्षा बलों का है वो घटनास्थल पर पहुंचा और विस्फोटक को बर्बाद कर दिया, जिसमें वो गाड़ी भी तबाह हो गई। ब्लास्ट और आईडी की शिद्दत इस हद तक थी कि जो ये ब्लास्ट था इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इस ब्लास्ट में गाड़ी के साथ साथ कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इस ब्लास्ट को इस्तेमाल करने से पहले ही गाड़ी समेत ब्लास्ट को पुलिस ने डिफ्यूज करके तबाह कर दिया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो एक तरफ आतंकी हमले की प्लानिंग हो रही है, दूसरी तरफ चीन सीमा पर लगातार साजिश कर रहा है, जवानों की तैनाती वहां बढ़ा दी गई है। भारत की चीन की साजिश पर पैनी नजर है। कूटनीतिक चैनल से चीन को करारा संदेश भी दिया जा रहा है। लेकिन चीन और भारत की तनातनी में बिना बुलाए मेहमान की तरह अमेरिका कूद पड़ा है, जबकि द्विपक्षीय मामलों में भारत की नीति साफ है। बॉर्डर पर चीन की खुराफात का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी हो रही है, जो भाषा उसे समझ में आती है। खबर है कि चीन ने एलएसी पर करीब 5000 सैनिकों की तैनाती बहुत तेजी से कर दी। यही नहीं, इन सैनिकों को मिट्टी ढोने वाले ट्रकों में लाया गया है। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना का काफिला भी चल पड़ा है। हजारों की तादाद में सैनिक विमानों और हेलीकॉप्टर से चीनी सैनिकों से मुकाबले के लिए पहुंच रहे हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि दशकों में उन्होंने इस तरह का तनाव नियंत्रण रेखा पर नहीं देखा है, जिस अंदाज से भारतीय सेना की गतिविधियां यहां पर देखी जा रही हैं। दरअसल जिस अंदाज से चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की है, फिलहाल अभी सेना और प्रशासन की तरफ से यही कोशिशें चल रही हैं कि चीनी सेना भारतीय इलाके से वापस लौटे, जिस तरह पहले हुआ था। लेकिन यदि ये नहीं होता है तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख स्काउट्स जो सेना की रेजिमेंट है, जिन्हें प्रमुख तौर पर इसीलिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वो इस तरह के हालात में किसी भी लड़ाई के लिए तैयार रहें, उनको फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग हिस्सों पर तैनात किया गया है।
बॉर्डर पर चीन की हिमाकत की गवाह नई सैटेलाइट तस्वीरें कर रही हैं, जो बताती हैं कि चीन ने LAC के साथ लगे हुए अक्साई चिन के हिस्से में बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी है। पिछले 2 हफ्तों की सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की यह हरकत पकड़ में आ गई है। LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर चीन दबाव डालने की रणनीति रच रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि ये 2020 का भारत है। इसे आंख दिखाना चीन को महंगा पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत और चीन के बीच तनाव में अमेरिका बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर तनातनी को कम करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। हमने भारत और चीन दोनों को बताया है कि अमेरिका उनके गंभीर सीमा विवाद में मध्यस्थता के लिए तैयार है। शुक्रिया। इस मामले में भारत की विदेश नीति साफ रही है। वो पड़ोसी देशों से अपने मामले द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाता रहा है। उसे तीसरे देश की मध्यस्थता बिल्कुल कबूल नहीं है। लद्दाख में अशरफ वानी के साथ दिल्ली में श्वेता सिंह और गौरव सावंत। आज तक। जमातियों की अब बात करेंगे, जिन पर चार्जशीट का सिलसिला थमा नहीं। आज तीसरा दिन है। 35 चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी हैं। आज लगातार तीसरे दिन साकेत कोर्ट में 12 और चार्जशीट दाखिल की जानी है। जमातियों पर कई तरह के कानून तोड़ने के संगीन इल्जाम हैं। आज कुल मिलाकर 47 चार्जशीट दाखिल हो जाएंगी। 3 देशों के 536 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर हो रही है, जबकि बीते 2 दिन में 374 जमातियों पर चार्जशीट दायर हो चुकी है। विदेशी जमातियों पर आपदा और महामारी के कानून तोड़ने के साथ क्वारंटीन नियमों को नहीं मानने के भी संगीन इल्जाम है। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट से पहले सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ की थी। सबने एक बात कही थी कि 21 मार्च से बाद से मौलाना साद ने ही उनको मरकज में रुकने के लिए कहा था। मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 12 नए चार्जशीट दाखिल करेगी। ये नए चार्जशीट 536 विदेशियों के खिलाफ, जो कि मरकज में यहाँ पे आए हुए थे, जो 3 देशों के हैं, उनके खिलाफ दाखिल की जाएगी। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने 2 दिनों में 35 चार्जशीट दाखिल की है। अब जो नए चार्जशीट जो आज दाखिल हो जाएंगे, इनको मिला के कुल 47 चार्जशीट दिल्ली पुलिस पिछले 3 दिनों में दाखिल करेगी। जो टोटल जो नंबर है विदेशियों की, उनकी संख्या 910 हो जाएगी। और सारे जो 35 अलग अलग देशों के ये नागरिक हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें जो सबसे गंभीर आरोप है ये है कि क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करना, धारा 144 का उल्लंघन करना, और जो कोरोना को लेकर के एपिडेमिक एक्ट बनाया गया था, उसके नियमों को भी नहीं मानना। तो ये सारे जो आरोप है वो इन विदेशियों के खिलाफ लगाए गए हैं। और 35 चार्जशीट पिछले 2 दिनों में दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है। 12 नए चार्जशीट आज दाखिल हो जाएंगे, तो कुल चार्जशीटों की संख्या 47 हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग पहलुओं पर, जिनमें जो फाइनेंशियल जो लेन देन थी, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है कि जो लोग यहाँ पर आते थे वो किस तरीके से पेमेंट देते थे, किस तरीके से लेन देन होता था। मुंबई से 180 प्रवासी मजदूर रांची पहुंच गए। इन मजदूरों के लिए आज का दिन बेहद खास और यादगार रहा। झारखंड सरकार और एक एनजीओ ने 180 मजदूरों को प्लेन से मुंबई से रांची भेजा। इस पहल की वजह से पहली बार मजदूरों को विमान में सफर करने को भी मिला। इन मजदूरों की आज वो हसरत पूरी हुई जिसकी शायद उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी। सिर पर गठरी, चेहरे पर गरीबी और लाचारी के सबूत, आंखों में अनिश्चित भविष्य का अंधेरा। लेकिन रांची हवाई अड्डे पर उतरते हुए इनकी नजरों में थोड़ी देर के लिए ही सही चमक थी, क्योंकि इन्हें पहली बार विमान से यात्रा करने का मौका मिला। 2 महीनों तक लॉकडाउन के दरमियान ट्रेन जो है वो चल नहीं रही थी। वो वहाँ पहुँचते थे, रेलवे स्टेशन पे लाखों की भीड़ होती थी और उन्हें निराशा हाथ लगती थी। इस बार नेशनल लॉ स्कूल एलुमनाई के पहल से 180 लेबरर्स जो है, माइग्रेंट लेबरर्स, उन्हें झारखंड भेजा जा रहा है। और उनके पहल पे नेशनल लॉ स्कूल जो बेंगलोर है, उसके एलुमनाई के पहल से ये संभव हुआ है। 180 मजदूर आज प्लेन से मुंबई से रांची पहुंचे।
सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 2 बजे से ही मजदूरों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज तक ने जब इन मजदूरों से बात की तो शहर छोड़ने की मजबूरी का इनका दर्द छलक आया। सर ऐसा है कि हम लोग के यहाँ कुछ खाने का 2 महीना बैठ के खा लिए, तीसरा तो कुछ हुआ ही नहीं था इधर, इसके लिए हमको जाना पड़ा। आप क्या काम करते हैं इधर? कारपेंटर काम करते हैं। तो क्या काम बंद हो गया आपका? हाँ काम बंद हो गया। सेठ बोलता है ट्रेन खुलेगा ही नहीं तो काम कैसे चलेगा। वही राशन पानी नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो कैसे गुजारा किया? वही लाते थे, कभी कम बेसी उसी तरह गुजारा हो गया। वापस जा रहे हैं क्योंकि 2 महीने से इधर ही फंसे थे, उधर जा नहीं पा रहे थे। पूरा पगार उगार थोड़ा नहीं मिल रहा था, राशन पानी का दिक्कत था सर, बच्चे लोग थे तो दिक्कत उक्कत होता था, इसके लिए जा रहे हैं। इधर बैठ के कितना दिन खाएंगे सर, काम खुलेगा कि नहीं खुलेगा अभी कोई मालूम नहीं था। कुछ कामगारों का ये भी कहना है कि उनके लिए अब इस सपने के शहर में लौटना मुश्किल है। वापस तो अभी मुश्किल है। क्यों? अभी तो देखेंगे, उधर ही कुछ करेंगे। नहीं आएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं है, उधर ही कुछ करेंगे। घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले बोलते हैं वापस आओ, यहीं रहना है। तो उधर काम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा ना, काम करने वाले को कहाँ नहीं काम मिलेगा। मजदूरों के लिए विमान का किराया सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन मजदूरों के लिए बेंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मसीहा बनकर सामने आया। कुछ एनजीओ की मदद से करीब 12 लाख रुपए खर्च कर सारा इंतजाम किया गया। पूछा, हमने सिर्फ बोला कि आप लोग को आना है तो फ्लाइट है, तो वी हैवंट रियली गॉन। माइग्रेंट्स का रिएक्शन क्या था? हमने वैसे पूछा नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो खर्चा कितना आया है और खर्चा किसने वहन किया? खर्चा हमने उठाया, नेशनल लॉ स्कूल अलुमनाई इंटायर। और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं क्योंकि बहुत अच्छी काम हुई है। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कामयाबी मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि ये
बिल्कुल, ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता। बिल्कुल, हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर्स ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा। गाड़ी का जो ऑनर है उसके बारे में कुछ पता चला कि ये 2 व्हीलर का नंबर है और कुछ? हाँ चला है, लेकिन हम लोग आप लोग से भी शेयर नहीं करेंगे और तफ्तीश को आगे जारी रख रहे हैं इसको। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी कि पुलवामा में जो ये हमला हुआ, इसको लेकर क्या उनके पास पूरी डिटेल थी, उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि पहले सेना की तरफ से चेतावनी दी गई, उनके पास लीड्स मौजूद थी, जिसके बाद इस गाड़ी को ट्रैक किया गया, इस तक पहुंचे, लेकिन चेतावनी दी गई। लेकिन चेतावनी के बाद भी जब चालक नहीं रुका, उसने भागने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने उसे फॉलो किया। सुरक्षा बल, पुलिस, सीआरपीएफ का ये साझा ऑपरेशन, पूरी सावधानी के साथ फिर इस विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया। लेकिन सुरक्षा बलों के निशाने पर जो है ये पहले से ही था, लेकिन इनका मकसद एक बार फिर से सुरक्षा बलों को टारगेट करना था। इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी। 40 किलो से भी ज्यादा का विस्फोटक मौजूद था इस सेंट्रो कार में। पूरी सावधानी के साथ फिर इस विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया। नंबर प्लेट लगी थी 2 व्हीलर की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी विजय कुमार ने जो जानकारी दी, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया, तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। और आज मॉर्निंग में अपना बीडी एक्सपर्ट गया, जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कार्रवाई मिली। तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफी डेवलप होने लगा था। तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है, लेकिन जैश के साथ भी चलता है। और जो फौजी भाई है पुलवामा में, जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश के कमांडर है, ये तीनों मिलके इसको अंजाम दे रहा था। अशरफ वानी हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, यहाँ पर आईजी ने माना है कि इसके पीछे जैश और पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हमें इनपुट्स थे, इसी के चलते हमने इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। अशरफ,
बिल्कुल नहीं। हाँ, दरअसल अगर कहें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम सुबह से कह रहे हैं कि पुलवामा पार्ट 2 तरह की साजिश थी, तो वही अब साफ हो रहा है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इंस्पेक्टर जनरल जम्मू कश्मीर पुलिस विजय कुमार ने कही कि जो विस्फोटक डिफ्यूज किया गया करीब 50 फीट ऊपर तक उस विस्फोट के शेन पहुंचे, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस कार में 40 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक सामग्री थी और ये उतनी ही मिकदार और उतनी ही विस्फोटक और आईडी था जिस अंदाज से पुलवामा में जो 2019 में सीआरपीएफ कानवाय पर हमला हुआ था, उतना बारूद इस कार में लदा हुआ था। और एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह पर इस कार पर फायरिंग हुई, लेकिन फिर भी जो इसमें आतंकी था, माना जा रहा है कि वो हो सकता है कि वो फिदायीन हमलावर था, उसने 2 जगह से नाकों को क्रॉस करके फिर इस कार को पुलवामा के गांव के पास शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।